Hello students, good morning. Yesterday we were discussing about the nucleus और इसके एक्टिविटी के जरिए हमने समझने की कोशिश की थी कि न्यूक्लियस क्या है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सेल के सेंटर में जो डेंस पार्ट, कलर्ड पार्ट दिखाई देता है वो न्यूक्लियस है। वो एक्टिविटी के माध्यम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आइए और न्यूक्लियस के बारे में और हमारी जानकारी लेंगे और एक्स्ट्रा उसके बारे में, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। दिस आउटरमोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कर सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर सकते हो। ओके, all these are organelles in even nucleus is also an organelles. So what are organelles? Organelles are the small structure found in cell. Okay, प्रोटोप्लाज्म भी कर सकते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको ऑर्गेनेल्स करते हैं और ईच ऑर्गेनेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन। हर ऑर्गेनेल्स का अलग अलग काम है। इसीलिए हम सेल के डिफिनेशन में ये भी कर सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ऑर्गेनेल्स। किससे बना हुआ है? स्मॉल ऑर्गेनेल्स से बना हुआ है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है इसमें, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। ये जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। तो देखिए, पहला फर्स्ट फीचर्स क्या है? डबल लेयर। आप देख रहे हैं डबल लेयर है ये, है ना? डबल लेयर चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस डबल लेयर है, यानी इसका जो मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, वो डबल लेयर है। इट हैज पोर्स, इसके अंदर पोर्स भी होता है ना? पोर्स भी है और पोर्स के माध्यम से कुछ कंटेंट न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जाते हैं। यानी थ्रू दिस पोर्स सम कंटेंट्स मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से कहाँ तक जाएगा? जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ओके। तो साइटोप्लाज्म से कहाँ जा रहा था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे इस पोर्स से सिर्फ यहाँ से इसके बीच, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ही आदान प्रदान होता है। इट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है ना, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं इंटेंगल्ड है, यानी एक दूसरे से उलझा हुआ है, एक दूसरे में फंसा हुआ है, धागे जैसे। जैसे एक धागा आप ऐसे कर देते हो जिससे उलझ जाता है आपस में, है ना? फिर आप उसको निकालने की कोशिश करते हो, बड़ी मुश्किल होती है निकालने में। ऐसे ही इंटेंगल्ड है, धागे के जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसको जो इंटेंगल्ड स्ट्रक्चर है धागे के जैसा, उसको हम क्रोमोटीन कहते हैं। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे है, इस समय हम इसको क्या कहेंगे? क्रोमोटीन। देखिए, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल, डीएनए को न्यूक्लिक मटेरियल कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, आपकी बुक में दिया, याद कर लेंगे। इस कार्ड क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक मटेरियल का, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहेंगे। लेकिन जब ये सेल अपने आप को डिवाइड करने को होता है, व्हेन सेल इज टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने को होता है, तो क्रोमैटिन बिकम्स रॉड सेल। तो ये क्रोमैटिन कैसा हो जाता है? रॉड सेल हो जाता है। कैसा हो जाता है? रॉड सेल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रॉड सेल में हो गया। थ्रेड लाइक को हम क्या बोल रहे थे? क्रोमैटिन बोल रहे थे। अब रॉड सेल हो गया, इसको क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ओके। तो क्रोमैटिन क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम्स
रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल। तो ये जब सेल का डिवीजन नहीं होने होता है, जब नॉर्मल स्टेज में होता है, तो उस समय क्रोमेटिन यानी ये न्यूक्लिक मटेरियल थ्रेड धागे जैसे स्ट्रक्चर में होता है, उलझा रहता है। कि मास आपको दिखाई देगा जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब उसका सेल का डिवीजन होने का वाला होता है, उस वक्त ये क्रोमेटिन का शेप जो है रॉड शेप में हो जाता है, अपने आप को डेंस कर लेता है और रॉड के जैसे चेन बना लेता है। इस शेप को हम क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम कब होगा? जब सेल का डिवीजन होने को रहता है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड अब, तो इसी क्रोमोसोम्स को हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। तो हेरिडिटी मटेरियल आप डीएनए भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन कह सकते हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या अंतर है आपने देख लिया। जब वही डीएनए मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। जब डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय रॉड शेप हो जाता है तो उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है क्रोमेटिन, अब इस पे भी आएंगे। अब ये क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। तो क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ओके। अब ये डीएनए किससे बना हुआ है? इट कंटेन फंक्शनल सेगमेंट। एक फंक्शनल सेगमेंट है जिसे हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जीन ही सारे इंफॉर्मेशन को लिया हुआ है ना। यानी डीएनए में छुपा हुआ है इंफॉर्मेशन किस बात के लिए? कि कोई नया सेल, जो भी नया सेल बनता है, वो किस तरह से विकसित होगा, उसका क्या काम होगा, वो क्या फंक्शन करेगा, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है ना, वो कितना ग्रोथ होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहेगा? डीएनए में स्टोर रहता है। यानी डीएनए में जो फंक्शनल वो है जीन, अब वो जीन ही इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से सेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिल्स को, और उसी हिसाब से वहाँ काम होता है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब हम क्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं। तो सेल डिवीजन के समय ये रॉड शेप हो जाता है क्रोमेटिन, TIN क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमेटिन की, TID क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि डिवीजन के समय जो न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए है अपने आप को डुप्लीकेट करता है, यानी अपना वो डबल डुप्लीकेशन होता है इसका। तो जब ये रॉड शेप हो गया तो इसका एक और डुप्लीकेशन बनेगा, है ना, ऐसे। अब ये सब एक जैसा ही होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर है वही कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर है। और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो इस पार्ट है, ये इसी को, मतलब ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो इस दोनों को हम अब क्या, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। या दो क्रोमेटिड है, दो डुप्लीकेट हो गया, दो बना, तो अब क्रोमेटिड की संख्या इसमें कितनी है? दो हो गई। क्लियर? तो ये जो वर्ड है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ गई। अब देखिए न्यूक्लियस के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहां ऊपर लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, दूसरे को यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो बहुत पहले के जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, है ना। कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात हो रही है, आदि समय का जो न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक यानी एडवांस न्यूक्लियस है। क्या ये? एडवांस न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो इसका एग्जांपल हो जाता है बैक्टीरिया, है ना, और इसका एग्जांपल कोई भी आप मल्टीसेलर या यूनिसेलर दे सकते हैं, है ना। और यूनिसेलर भी है बहुत सारे, है ना।
अब देखिए, अब इसके आधार पे कैसे इसको हम अलग करेंगे। ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप इसका एनवलप देख रहे हैं, डबल लेयर्ड है, यानी ये वेल डेवलप्ड है, ये आपको यहाँ पे सेंटर में मिल जा रहा है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है ना। यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा आपको, आप लिख सकते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस का, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का एरिया डिफाइंड नहीं है, आपको आसानी से वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, वेल डेवलप्ड, क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्यों वेल डेवलप्ड है, इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैज, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये वेल डेवलप्ड है। और इसका रीजन भी, सेल के अंदर जो इसका क्षेत्र है वो डिफाइंड है, तो आपको मिल सेंटर में आपको लगभग वो मिल जाएगा, ठीक है। और जहां तक साइज की बात करेंगे हम, तो साइज को लेकर के प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है सेल का, ये स्मॉलर साइज होता है, स्मॉल साइज, और ये लार्ज साइज होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स की बात करेंगे अगर, तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर वेल डेवलप्ड होंगे, सॉरी मतलब अंडर डेवलप्ड, क्या होंगे इसमें, अंडर डेवलप्ड, इसमें वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो इस तरह से आज का हम लोग कंप्लीट हो गया, आज का क्लास जो है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।